Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हमारे 5 मॉडल पेपर फिनिश हो चुके हैं क्लास द्वारा या मॉडल पेपर द्वारा, यानी हमारे जो 5 यानी LT ग्रेड के मॉडल पेपर थे वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारा 6वां मॉडल पेपर है। इसके हम 25 से 30 प्रश्न लेंगे इस क्लास में। उसके बाद आगे ऐसे थोड़े थोड़े लेके हम अपना ये भी मॉडल पेपर ख़त्म करेंगे। हमारे इस सेट में 15 सेट हैं, तो हम अपने ये सेट फिनिश करेंगे धीमे धीमे 2 से 3 क्लास में, यानी एक मॉडल पेपर 2 क्लास या 3 क्लास में फिनिश हो जाया करेगा। तो हम अपना ये कर्तव्य पूरा करेंगे। आप लोग अपना कर्तव्य करें कि लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें प्लीज़। बट मैं अक्सर नहीं कहती हूँ, और आपकी मर्जी है, जो भी हो करें। देखिए ये हमारा देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा। और एक राय और लेना चाहूँगी आप लोगों से कि इसमें जो मॉडल पेपर में 30 प्रश्न दिए होते हैं वो हम यानी कराना स्टार्ट करें, तो आपकी इसमें क्या राय है बता सकते हैं आप लोग। तो हम अपना क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अधिक समय नहीं वेस्ट करेंगे, समय भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे किससे? यानी हाथों से बुने जाते थे, साधारण मशीन द्वारा, स्वचालित मशीन द्वारा, या ये सभी? तो प्राचीन काल में न साधारण मशीन थी न स्वचालित मशीन थी, कोई भी मशीन नहीं थी। तो ये हमारे गलत होंगे। जो राइट आंसर होगा यानी हाथों से बुने जाते थे, ये इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? धागा है, रेशा है, ऐंठन युक्त धागा है, ऐंठन रहित धागा है। ऐंठन रहित मतलब इठाई नहीं है सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेशा। रेशा हमारी सबसे लघुत्तम इकाई है वस्त्रों की। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, जादुई रेशा कहा जाता है जूट के रेशे को, रेशमी रेशे को, ऊनी रेशे को, कृत्रिम रेशे को? किसे जादुई रेशा कहते हैं? तो जादुई रेशा हम कृत्रिम रेशों में जो नायलॉन आता है उसे हम क्या जादुई रेशा कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे क्योंकि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी, शरीर सुंदर एवं आकर्षक दिखता था, या शर्म या लज्जा वे वस्त्र पहनते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी इसलिए वस्त्र पहनते थे। किस लिए वस्त्र पहना करते थे प्राचीन काल में जो लोग थे? तो वो वस्त्र से यानी मौसम की भीषण मार से क्या रक्षा मिलती थी, इसलिए वस्त्र पहना करते थे। आकर्षक से उन्हें उतना ज्ञान नहीं था, आकर्षक सुंदर का न लज्जा इतना पहले, बट ये मौसम से बचने और भीषण मार की रक्षा से उसके लिए पहना करते थे। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? ये कह रहा है समाज में आज के समय में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया है? पहले व्यक्ति एक एक वस्त्र से गुजर कर लेते थे, अब 4-4 5-5 जोड़िए फिर भी नहीं, यानी कमी पड़ जाती है वस्त्रों की। वस्त्र से व्यक्ति के निर्माण में सफलता मिलती है, समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है, व्यक्ति सुंदर, आकर्षक एवं स्मार्ट दिखना चाहता है, उपर्युक्त सभी। यानी जो आज के समय में वस्त्र पहनता है व्यक्ति, वो किस लिए पहनता है? तो ये सभी के लिए पहनता है। वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण से सफलता मिलती है, निर्माण में भी सफलता मिलती है, समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है, और वस्त्र सुंदर, आकर्षक, स्मार्ट दिखाने के लिए भी पहनते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन, वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षक, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। तो इसमें कौन सा सही होगा? वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है तो क्या है तात्पर्य इससे? वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षक। कार्य क्षमता से पूछ रहा है, वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन, इसका क्या हो जाएगा? वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षक, वस्त्र व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। कार्य क्षमता से तात्पर्य है वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन, ये तो होगा ही होगा इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, यानी वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन, वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण, व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो इसमें ये डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम के लिए गहरे रंग की सूती वस्त्र अच्छा रहता है या हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है या रेशमी रंग का या कृत्रिम? तो मुझे लगता है ये करा चुके हैं क्या? तो इसमें जो सही यानी अच्छा होता है गर्मी के मौसम में वो हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा होता है, नहीं और था ये दूसरा है, बट इसमें क्वेश्चन वैसे ही दिए दूसरी तरह से पूछे गए हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर आते हैं। फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? बालकों पर, प्रौढ़ एवं वृद्धों पर, युवक युवतियों पर, ये सभी पर। तो किस पर पड़ता है? युवक और युवतियों पर। अगला है गूंथना एवं निपीड़न विधि से धुलाई की जाती है तो ऊनी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, रेयॉन की, तो सभी की जाती है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वाधिक मजबूत रेशा है तो रेयॉन, रेशम, ऊन, कपास, तो रेशम सर्वाधिक मजबूत रेशा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्राचीन काल में मनुष्य ने वस्त्र बुनना सीखा। चिड़िया के घोंसला बनाते देखकर, लताओं, नाजुक टहनियों को आपस में उलझते हुए देखकर, रस्सियों एवं टोकरियों बनाने से उपयुक्त सभी। तो इसमें जो कौन सा होगा वो राइट होगा, तो ये सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वस्त्र का उपयोग किया जाता है गृह सज्जा में, औद्योगिक क्षेत्र में, पहचान बनाने में, इनमें सभी। तो वस्त्र का उपयोग किया जाता है इन सभी में किया जाता है। गृह सज्जा, उद्योग क्षेत्र, पहचान बनाने, सभी में किया जाता है। अगला है मानवकृत रेशा है। मानवकृत रेशा का निर्माण हुआ कब? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। मानवकृत रेशे का निर्माण कब हुआ? मानवकृत रेशे का निर्माण कब हुआ? तो वह हुआ 19वीं शताब्दी में। मानवकृत रेशे का निर्माण 19वीं शताब्दी में। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है रेशों में खिंचाव तनाव को सहने की क्षमता होना, रेशों की अत्यधिक लंबाई होना, रेशों की शीघ्रता से अपनी खोई हुई पूर्वाकृति प्राप्त कर लेना, उपर्युक्त सभी। तो वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है खिंचाव तनाव को सहने की क्षमता,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। तनाव सामर्थ्य कहलाती है। तनाव सामर्थ्य क्या कहलाती है? रेशों के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, धागों द्वारा दबाव एवं झटकों के सहने की क्षमता। तो तनाव सामर्थ्य क्या कहलाती है? रेशों के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता या धागों द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बंधन क्षमता का अर्थ है। बंधन क्षमता का अर्थ है रेशों के आपस में सटने का गुण, रेशों की शीघ्रता से पूर्वाकृति ग्रहण करने का गुण, रेशों के शीघ्रता से अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करने का गुण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटने का गुण है वो रेशों के आपस में सटने का गुण, बंधन। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 70। प्रत्यास्थता का अर्थ है रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना, रेशों द्वारा अपने पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेना, रेशों के आपस में सटने का गुण, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेशों द्वारा प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता। अपने रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 18। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है किसमें? रियोन में, नायलॉन में, पॉलिएस्टर में, कपास में। तो सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण कपास में होता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न। रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है। रेशों के घनत्व से, रेशों की अनम्यता से, रेशों की प्रत्यास्थता से, रेशों की समय से। यानी ज्वलनशीलता की माप किससे की जाती है? रेशों की ज्वलनशीलता की माप किससे की जाती है? तो ये समय से की जाती है। यानी मौसम कौन सा है, तो इससे पता चलता है ज्वलनशीलता की माप। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। सॉरी। छोटे रेशों को कहा जाता है स्टेपल, फिलामेंट, उपर्युक्त सभी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो छोटे रेशे को हम क्या स्टेपल कहते हैं, लंबे रेशे को हम फिलामेंट कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। वस्त्र की मूल इकाई है क्या? रेशा है, सूत है, यार्न है, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्र की मूल इकाई हमारा रेशा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22। वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। वानस्पतिक जगत से प्राप्त, जान्तविक जगत से प्राप्त, मानव निर्मित रेशे। तो वानस्पतिक रेशे होंगे वो वानस्पतिक जगत से 3 प्रकार के होते हैं। हमारे प्रकृति में 3 प्रकार से पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर वानस्पतिक, कौन से वानस्पतिक होते हैं? दूसरे नंबर पर क्या? जान्तव, जंतु से प्राप्त। तीसरे नंबर पर यानी खनिज रेशे। चौथे नंबर पर वो मानवकृत ये होते हैं। इनमें प्रकृति में जो प्राप्त होते हैं ये 3 होते हैं, मानवकृत वो अलग होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। पेड़, पत्तियों, फूलों से जो प्राप्त होते हैं रेशे, तो उन्हीं को वानस्पतिक कहते हैं। जैसे कि कपास, लीलन, जूट, हेम्प, ये सभी, और कमल की डंडी से प्राप्त किए रेशम, ये सभी हमारे वानस्पतिक में आ जाते हैं। और जान्तव्य में हमारे रेशम और ऊन, ये 2 ही रेशे आते हैं। मानव निर्मित जो नायलॉन, एक्रिलेन और टेरिलीन, ये सभी आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23।
23 कह रहा है वानस्पतिक रेशे की मौलिक संरचना होती है। वानस्पतिक रेशे की मौलिक संरचना कैसी होती है? नाइट्रोसेलुलोज होता है। ये तो किस में होता है? नाइट्रोसेलुलोज रियोन में पाया जाता है। प्रोटीन रेशा हमारा रेशम और कौन सा दूसरा कौन सा है? यानी ऊन। पॉलिस्टर ये अलग है, ये एक कृत्रिम रेशा है। सेलुलोज हमारा वानस्पतिक रेशा है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 24। कपास को कहा जाता है बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे, पत्ते वाले रेशे, छाल वाले रेशे। तो कपास को कौन से रेशे कहा जाता है? तने वाले रेशे हमारे कौन से होते हैं? तने वाले एक लीलन होता है, एक क्या जूट होता है, हेम्प होता है, तने में आते हैं। पत्ती वाले सीसल और पन्ना, क्या? सीसल और पन्ना ये दोनों पत्तियों वाले हैं। बीज वाले हमारे कपास और कापो कहा जाता है। कपास और क्या? कापो कहा जाता है। क्या? कापो कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, बीज वाले रेशे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25। लीलन के रेशे प्राप्त होते हैं कपास के रेशे से, फ्लेक्स के पौधे से, कपास के पौधे से, फ्लेक्स के पौधे से, जूट के पौधे से, कैनबिस सैटाइवा के पौधे से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लेक्स के पौधे से। अगला प्रश्न है हमारा, कोयर प्राप्त किया जाता है। कोयर प्राप्त किया जाता है किससे? नेटिल के तने से, कपास के बीज से, जूट के तने से या नारियल की छाल से। कोयर किससे प्राप्त किया जाता है? तो कोयर हमारा किससे? नारियल की छाल से प्राप्त होता है। किससे? नारियल की छाल से। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। पिन्ना प्राप्त किया जाता है नारियल की छाल से, सीसल की पत्तियां से, कापो के फल से, अनानास की पत्तियों से। पिन्ना जो प्राप्त किया जाता है वो अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पिन्ना किससे प्राप्त किया जाता है? तो अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है चीन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में। तो कहाँ होता है? बांग्लादेश इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। चीन में हमारा क्या? रेशम का उत्पादन अधिक होता है। रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है रेशम के कीड़े से, जानवरों के बाल से, अनानास की पत्तियों से, सन के तने से। तो फ्लेक्स मिलता है सन के तने से। जानवरों के बाल से हमें क्या? वूल मिलती है, ऊन की प्राप्ति होती है। ओफो, ये क्या होगा? तो इसमें 29 में रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम के कीड़े से, जानवरों के बाल से, अनानास की पत्तियों, सन के तने से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अनानास की पत्तियों से क्या? पिन्ना प्राप्त किया जाता है, सन के तने से यानी फ्लेक्स मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं। एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं चट्टानों से। हाँ, और कहना तो बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगी। ओफो, बंद है।
आते हैं अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं चट्टानों से, पौधों से, जानवरों से, प्रयोगशाला में तैयार करके। तो किसमें जो एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं वो चट्टानों से पाए जाते हैं। इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेशों के पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है। तो कौन सा वो परीक्षण होगा जो सर्वाधिक विश्वसनीय होगा? सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, बाह्यकृति परीक्षण, स्याही परीक्षण, वस्त्र विदृढ़ परीक्षण। कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी परीक्षण हमारा सही हो जाएगा। इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 32। कपास का रेशा देखने में कैसा लगता है? चमकीला, चिकना, सीधा एवं कड़कीला लगता है। चिकना, चमकदार, परंतु फुज्जीदार दिखता है। हल्का, लंबा, चमकदार एवं सुंदर लगता है। भद्दा, सख्त, खुरदरा एवं फुज्जीदार दिखता है। तो जो कपास का रेशा होता है वो भद्दा, सख्त, खुरदरा और फुज्जीदार दिखता है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 33। सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है रेशम के रेशे में, लिनन के रेशे में, कपास के रेशे में, ऊन के रेशे में। सबसे अधिक प्रत्यास्थता मतलब किसी भी चीज़ को दबाने पर वो अपनी आकृति ले लेती है, जैसी कि तैसी हो जाती है, उसे हम क्या प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? एक वूल है, ऊन होती है, उसे हम दबाने पर वो अपनी जैसी की तैसी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 34। सभी प्राकृतिक रेशे में से लंबा, हल्का, आकर्षक एवं सुंदर रेशा होता है। यानी सभी प्राकृतिक रेशों में से एक लंबा, आकर्षक एवं सुंदर रेशा कौन सा होगा? कपास का होगा, लीलन का होगा, ऊन का होगा, रेशम का होगा। तो लीलन का भी हमारा छोटा होता है, ऊन का भी, कपास का तो सबसे छोटा ही होता है। बट जो रेशम का, प्रकृति में रेशम का हमारा सबसे लंबा रेशा होता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 35। कपास के रेशे ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, कुछ संवाहक होते हैं, कुछ संवाहक होते हैं, प्रयुक्त दोनों। तो कपास के रेशे कुछ संवाहक नहीं होते हैं। गर्मी के कपास के रेशे ताप के संवाहक होते हैं। कुछ संवाहक हमारा रेशम होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए इज द राइट आंसर। ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 36। सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशे में सर्वाधिक मजबूत रेशा है। यहाँ भी फिर भी पूछ लिया, देख लो, डबल। तो रेशम का रेशा। आगे देखते हैं। कपास के जलने पर बाल जलने जैसी गंध आती है तथा राख काली, कुरकुरी तथा फुसफुसी होती है। कागज जलने जैसी, बाल जलने जैसी गंध किस में आती है? ऊन में हमारे कैसे बाल जलने जैसी गंध आती है और कागज जलने जैसी गंध आती है तथा राख काली, गोलाकार, फुसफुसी, दानेदार एवं कुरकुरी होती है। कागज जलने जैसी गंध आती है तथा राख धूसर रंग की, हल्की एवं भुरभुरी होती है। तो ये जो ऊन के लिए हमारा ये सही होगा और ये गलत है। और जो कपास का पूछ रहा है उसमें कैसे जलने पर कैसी गंध आती है? तो वह कागज जैसी आती है, सेलुलोजिक रेशा होता है। और इसकी राख कैसी? धूसर रंग की, हल्की, फुरफुरी होती है। कैसी? फुरफुरी। तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 38। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम का रेशा दिखता है कैसा? बारीक, सीधा, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी, छड़ के समान
दिखता है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं चिपकने वाले पदार्थ भी दिखते हैं। दूसरा कह रहा है गोलाकार, चिकना एवं शीशे की छड़ की भांति चमकदार दिखता है, जो रेशम का रेशा होता है। अगला कह रहा है ओफो कहाँ गया, कौन सा था भाई, ये आ गया। देखिए तो ये कैसा दिखता है, सीधा, चिकना एवं गोलाकार दिखता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चपटा खुरदरा एवं बल खाते हुए, इसका कपास की बात कर रहा है, रिबन की तरह दिखता है। कौन? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ए इज द राइट आंसर। अगला यही था क्या? नहीं, ये तो दूसरा है। ये सूक्ष्मदर्शी ये हो गया, हाँ 38 था। देखिए सॉरी, ये रेशम की बात कर रहा है। तो रेशम कैसा दिखता है? बारीक, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी छड़ के समान दिखता है। इसके बीच बीच में क्या, कहीं कहीं पर चिपकने वाले पदार्थ भी होते हैं। चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम गोंद कहते हैं। गोंद का नाम क्या है पता है आप लोगों को? नहीं तो उसको हम क्या, सेरिसिन गोंद कहते हैं। और उसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला है गोलाकार, चिकना एवं शीशे की छड़ की भांति चमकदार दिखता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 39, इसका ये अभी बता दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40 प्रश्न कह रहा है अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे कैसे दिखते हैं? कपास के रेशे हो जाते, पहले रंगहीन हो जाते, फिर बाद में घुल जाते हैं। रेशे घुलते नहीं है बल्कि फूल जाते हैं, रंग खराब हो जाता है और फिर धीरे से घुल जाते हैं। तो अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे कैसे हो जाते हैं? तो ये हमारे पहले रंगहीन हो जाते हैं, फिर बाद में क्या, घुल जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। यहाँ कम, चलिए ये 2 प्रश्न कम से दिख रहे हैं, तो हम बोल दे रहे हैं रेशम के वस्त्रों पर क्षार का प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ही पड़ता है। रेशे कमजोर हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं। रेशे रंगहीन हो जाते हैं, बट सबसे अच्छा रंग खराब हो जाता है तथा धीरे धीरे घुल भी जाते हैं। जो रेशम के रेशे होते हैं वो क्षार में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 52। ऊन के रेशे में सलवट शीघ्रता से पड़ती है, शीघ्रता से नहीं पड़ती है, देरी से पड़ती है तथा ऊन के रेशे में सलवट देरी से पड़ती है तथा इन्हें हटाने के लिए इस्त्री करना देरी से पड़ती है तथा इन्हें हटाने के लिए इस्त्री करना जरूरी जाता है, नहीं होता है। इस्त्री करना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ओहो नहीं, ओ गलत हो गया ये वाला, इसमें ये नहीं, मैंने समझा यहाँ 3 ही है। चलिए इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, इसमें पड़ता ही नहीं है सिलवट। ऊन के रेशे पर सलवट नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है रियोन का रेशा गीली अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। गीली व सूखी दोनों अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रेयोन का रेशा गीली अवस्था में सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, गीली अवस्था में वह यानी कमज़ोर हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है
रेशा तोड़ परीक्षण में रेयॉन के टूटे हुए सिरे दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म, महीन, चमकदार, चिकने एवं कांतिमय दिखते हैं। किसके? रेयॉन के। पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान दिखते हैं। घुमाव लिए लहरदार एवं सर्पिलाकार दिखते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान दिखते हैं। जो रेशा तोड़ परीक्षण रेयॉन के टूटे हुए सिरे होते हैं वो कैसे दिखते हैं? पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 45। आज हमें 50 प्रश्न करने हैं, बचे हुए हम अगली क्लास में कर लेंगे। 45। नमी परीक्षण किया जाता है किस पर? रेशम परीक्षण पर, रेशमी वस्त्रों पर, ऊनी वस्त्रों पर, लीलन एवं सूती वस्त्रों पर, नायलॉन के वस्त्रों पर। तो नमी परीक्षण किस पर करते हैं? नमी परीक्षण हम लीलन और सूती वस्त्रों पर करते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 46। कपास के रेशे का मूल उद्गम है कहाँ? यानी कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है कहाँ? अमेरिका में, भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। तो कहाँ? भारत में। अगले प्रश्न पर आते हैं। ढाका का मलमल का निर्माण होता है कपास के रेशे से, सिल्क के रेशे से, नायलॉन के रेशे से या लीलन के रेशे से। तो ढाका के मलमल का जो निर्माण होता है वो कपास के रेशे से होता है। ये इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 48। कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान पर है कौन? कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान पर अभी जो हाल में है वो अमेरिका है, भारत है, बांग्लादेश है या चीन है? तो हाल ही में अभी जो है वो है चीन। चीन कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 49। सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना हुई कहाँ? कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में। तो सबसे पहले सूती मिल की जो स्थापना हुई वो कहाँ? कोलकाता में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? कपास के रेशों को, रेशम के रेशों को, नायलॉन के रेशों को, रेयॉन के रेशों को। विश्वव्यापी जो रेशा है हम किसे कहते हैं? तो विश्वव्यापी रेशा हम किसे? कपास के रेशे को कहते हैं। किसे कहते हैं? कपास के रेशे को। इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 51 है कपास की खेती के लिए आवश्यक मिट्टी है काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, भुरभुरी एवं चिकनी मिट्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ए इज द राइट आंसर। तो अब हमारे बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।